प्रारंभ कर रहे हैं वॉइस। वॉइस का मतलब होता है वाच्य। अब वाच्य का आशय यहां पर प्रधानता से है। वाच्य का आशय किससे है? प्रधानता। अब वॉइस कितने प्रकार का होता है? वॉइस कितने प्रकार का होता है? वॉइस दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा आपका होता है पैसिव वॉइस। तो वॉइस कितने प्रकार के हो गए? वॉइस दो प्रकार के हो गए। एक हो गया एक्टिव वॉइस, दूसरा हो गया पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस को कहते हैं कृतवाचक और पैसिव वॉइस को कहते हैं कर्मवाचक। तो एक्टिव वॉइस हो गया आपका कृतवाचक और पैसिव वॉइस हो गया आपका कर्मवाचक। अब कृतवाचक का मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है? तो ध्यान से समझना भाई, ये सब आपको लिखना है। एक्टिव वॉइस जिसमें कृतवाचक है तो जिस वाक्य में कार्य करने की प्रधानता सब्जेक्ट को प्रदान की जाए उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। किसको प्रधानता दी जाए? सब्जेक्ट को। तो जिस वाक्य में कार्य करने की प्रधानता सब्जेक्ट को प्रदान की जाए उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब आ गया पैसिव वॉइस। जब वाक्य में कार्य करने की प्रधानता या कार्य होने की प्रधानता ऑब्जेक्ट को प्रदान की जाए उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। कृतवाचक वाक्य में क्या होता है कि कार्य करने की प्रधानता सब्जेक्ट के पास होती है और पैसिव वॉइस में क्या होता है? कार्य होने की प्रधानता ऑब्जेक्ट के पास। देखिए कैसे, जैसे राम killed अब इसको देख लीजिए। राम ने मारा, बाद में नंबर आता है जब कोई पूछेगा किसको मारा तो नंबर आ जाएगा राम को। कार्य की प्रधानता क्या हो गई कि राम ने मारा।
राम को प्रधानता दी जा रही है क्योंकि राम के द्वारा कार्य किया गया है, राम ने काम किया है। तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। अब अगर आप इसी को पैसिव वॉइस में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? रावण was killed by प्रधान। अब इसका अर्थ निकालो क्या हो गया? रावण मारा गया, फिर उसके बाद हो जाएगा कि भाई किसने मारा, तब हो जाएगा राम के द्वारा। लेकिन प्रधानता क्या हो गई कि रावण मारा गया, तो ये ऑब्जेक्ट को प्रधानता दे दी गई, इसलिए ये पैसिव वॉइस हो गया। तो आपने देख लिया इन दो वाक्यों में कि अगर कार्य करने की प्रधानता सब्जेक्ट को प्रदान की जाए तो एक्टिव वॉइस हो जाता है, और कार्य करने की प्रधानता ऑब्जेक्ट को दी जाए तो पैसिव वॉइस हो जाता है। अब ये आपको इतना समझ में आ गया। अब आप हेडिंग डालेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। अब मैं नियम आपको एक एक टेंस का बता दे रहा हूं, उनको लिख लेना, आप समझ लेना। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम लिख लीजिए, तो हो जाएगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नियम लिखिए आप, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएंगे आप, तो हो जाएगा हैज, हैव प्लस बीन
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड है प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आ जाइए आप पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा आपका वाज, वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आप आ जाइए पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा वाज, वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आ जाइए पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में आइए आप तो हो जाएगा आपका हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आ जाइए आप फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका नियम हो जाएगा विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आप आ जाइए फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट में आ जाइए तो इसका नियम हो जाएगा विल, शैल प्लस हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से आपने देखा कि टोटल टेंस होते हैं 12, लेकिन यहां पर नियम कितने के हैं तुम्हारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो 12 टेंसों में से केवल एक्टिव से पैसिव 8 टेंसों का बनता है।
होते हैं 12 लेकिन वाइफ बनता है 8 का। तो अब वो कौन कौन से सेंटेंस हैं, कौन कौन से टेंस हैं जिनका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है? तो उसमें नंबर 1 है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नंबर 2 है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नंबर 3 है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और नंबर 4 है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब और एक बात ध्यान दीजिए, क्या कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? सबसे पहले वाक्य में दिए हुए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है। तत्पश्चात इन उपरोक्त नियमों का पालन करते हैं। उपरोक्त नियमों का पालन करते हैं। तत्पश्चात ऑब्जेक्ट के पहले जहां पर बाई लगा होता है उसके पहले थर्ड फॉर्म लिख दिए, फिर बाई लिख दिए और बाई के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते। फिर से एक बात सुन लीजिए ताकि हमारे पढ़ाते पढ़ाते सबको याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। तत्पश्चात उपरोक्त नियमों का पालन करते हैं। उचित स्थान पर बाई का प्रयोग करके अंत में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। अब देखिए आप लोग कैसे बनाएंगे। मैं एक बना कर आपको दिखा देता हूं। ये सेंटेंस है आपका आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो हमने बताया कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ए सॉन्ग। ए सॉन्ग क्या है? नाउन। तो कभी नाउन को नहीं बदला जा सकता, अर्थात नाउन का हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट नहीं बना सकते। उसको वैसा का वैसा ही सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। तो यहां पर आ गया ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग को हमने सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया तो हो गया ए सॉन्ग। इसके बाद हमने बताया कि उपरोक्त नियमों का पालन करते हैं। तो इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस है।
तो पता लगाइए आपको कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अब इसमें देख लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ है और इसका क्या नियम। तो आपने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नियम है इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ए सॉन्ग है, ये सिंगुलर नंबर हुआ। सिंगुलर नंबर हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ इज आ जाएगा। तो आप इज लगा दीजिए। इज के बाद देखिए क्या लगा है, बीइंग लगा है, तो आप बीइंग लगा दीजिए। बीइंग, फिर क्या लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंग, सैंग, संग। थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग। अब हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाते, तो अब यहां पर लगा दीजिए संग, ए सॉन्ग इज बीइंग संग, और यहां पर लगा दीजिए आप बाई। और बाई के बाद जो ये सब्जेक्ट आया आपका आई, तो इस आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? क्योंकि हमने बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। तो आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। तो यहां पर लिख दीजिए आप मी, लगा दीजिए फुल स्टॉप। तो बन गया आपका ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय मी। इतनी बात समझ में आ गई है सबको? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वाक्य में एक ऑब्जेक्ट के स्थान पर दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। कितने ऑब्जेक्ट आ जाते हैं? दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसे ही, gave me a book। ये सेंटेंस आ गया। तो आप लोगों को मालूम होगा कि ऑब्जेक्ट कितने होते हैं? ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जितनी भी सजीव चीजें होती हैं वो सारी की सारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं, और जितनी निर्जीव चीजें होती हैं वो सारी की सारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि सजीव चीजें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और निर्जीव चीजें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप वैसे तो इन दो ऑब्जेक्टों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को ले करके सेंटेंस पैसिव वॉइस में बदल देंगे तो कोई गलती नहीं होगी। फिर भी अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के पैसिव वॉइस बनाएं तो ज्यादा अच्छा होता है। दोनों ऑब्जेक्टों में से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के पैसिव वॉइस बनाएं तो ज्यादा अच्छा होता है।
तो यहां पर है मी, तो इस मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। अब ये टेंस तुम्हारा किसमें है? तो पता लगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का नियम होता है वाज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई के साथ आ जाएगा वाज, तो हो गया आई वाज। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आओ, तो हो गया गिवन। इसके बाद जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ए बुक, उसको ले आओ, तो आ गया आपका ए बुक। क्या आ गया आपका? ए बुक आ गया। इसके बाद लगा दीजिए आप बाई, और बाई के बाद जो आपका सब्जेक्ट है ही, इसको ऑब्जेक्ट बना करके ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दीजिए। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? हिम। तो यहां पर लिख दीजिए हिम, फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब मैं एक और बता देता हूं कि शायद आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट न बना पाते हो, तो ध्यान दीजिए। ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट आपका मी हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट आपका वी है तो ऑब्जेक्ट आपका अस हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट आपका यू है तो ऑब्जेक्ट आपका यू हो जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्ट आपका हिम हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट आपका शी है तो ऑब्जेक्ट आपका हर हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट आपका इट है तो ऑब्जेक्ट आपका इट हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट आपका दे है तो ऑब्जेक्ट आपका देम हो जाएगा। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गई टेंस की बात। टेंस के बाद अब आता है आपका मॉडल। मॉडल आप लोग जानते ही हैं कि मॉडल एक्सिलरीज कौन कौन सी होती है। एक होता है कैन, एक होता है कुड, एक होता है मे, माइट, ought to, must, will, shall, ये सारे के सारे तुम्हारे मॉडल हैं। वुड है, शुड है ना। तो ये मॉडल है। तो मॉडल का नियम क्या है? मॉडल का नियम है, इसको कैसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे आप? इसको एक्टिव से पैसिव बनाएंगे कि मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक इसको भी हम बना करके दिखा देते हैं। आई शुड
राइट ए लेटर। आई शुड राइट ए लेटर। तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें मॉडल क्या आ गया आपका, शुड आ गया। मॉडल क्या आ गया, शुड आ गया। और नियम क्या है कि मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये तुम्हें मालूम ही है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। ऑब्जेक्ट है लेटर, और लेटर आपका फिर नाउन हो गया। नाउन में कोई परिवर्तन होता नहीं, तो ए लेटर का आप लिख देंगे ए लेटर। ए लेटर हो गया। इसके बाद ले आइए आप मॉडल। मॉडल आ गया आपका शुड। शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड। लेटर शुड बी, और शुड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाना है। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन। और इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दीजिए। तो आई का ऑब्जेक्ट हमने क्या बताया था, मी। तो यहां पर बाई लिखिए और बाई के बाद लिख दीजिए मी। तो देखा आपने कि क्या बन गया, ए लेटर शुड बी रिटन बाई मी। ठीक रही बात इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कल चलेंगे। उसके आगे कुछ विशेष नियम चलेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए। धन्यवाद।